तो मांगोगे क्या? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। वो तीसरी कुव्वत जिसका नून लीग बड़ी शिद्दत से जिक्र करती रहती है, वो ना नजर आने वाले ताकतवर हाथ जिन पर मुसलसल तनकीद की जाती है, अब ये तीसरी कुव्वत एहतसाब अदालतों में शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान खुलकर सामने आई। इसका वाज़ेह सबूत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रेंजर्स की अचानक से आमद है। ये आमद काफ़ी पुरअसरार सी ही थी, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था और ना ही ज़िला इंतज़ामिया इससे आगाह थी, ना ही जुडिशल कमीशन से किसी ने रेंजर्स की तलबी से मुतालिक अहकामात दिए जाने की तस्दीक की। अलबत्ता एक दिन पहले अखबारात में एहतसाब अदालत के जज के अहकामात की खबर जरूर लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने विफाकी वज़रा को कमरे अदालत में दाखिले से रोकने और सिक्योरिटी के लिए FC और रेंजर्स को भी तलबी का हुक्म दिया था। लेकिन आज ऑफ द रिकॉर्ड अदालत ने भी इस खबर की तरदीद की और इसके अलावा इस वक्त SSP इस्लामाबाद का एक लेटर भी मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर से रेंजर्स के 200 एहलकारों की तलबी की दरख्वास्त दी गई। लेकिन डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ये लेटर किसी उनकी डेस्क पर ही था, इसे आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद रेंजर्स मियां साहब की पेशी से पहले अचानक जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंची। पुलिस एहलकारों को साइट पर किया गया, मरकजी दरवाजे का चार्ज संभाला गया और मखसूस लोगों को अंदर जाने की इजाज़त तो दी गई जिनकी फहरिस्त उनके पास पहले से मौजूद थी। बाकी जो बचे थे मीडिया नुमाइंदगान, विफाकी वज़रा और वकला की बड़ी एक तादाद, जिसे अदालत में दाखिले से रोका गया। सूरत हाल उस वक्त और भी ज़्यादा अजीब हो गई कि जिस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने आकर रेंजर्स एहलकारों को गेट खोलने की हिदायत जारी की। अलबत्ता उन्होंने रेंजर्स ने उनका हुक्म नहीं माना, जिस पर वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल खुद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे, लेकिन रेंजर्स एहलकारों ने उन्हें भी अंदर जाने से रोक दिया। काफ़ी देर तक जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर वो खड़े रहे हैं और जो मनाजर एक स्क्रिप्टेड ड्रामे की तरह स्क्रीन्स पर चलते रहे, लेकिन बेबसी से वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल वापस लौटे और बरहमी के साथ उन्होंने मीडिया के सामने अपने जज्बात का इजहार किया। जमहूरियत के लिए शर्मिंदगी और तजलील के सिवा कुछ नज़र न आया। रियासत के वज़ीर दाखिला के साथ आज क्या कुछ हुआ, ज़रा देखिए। चीफ कमिश्नर ने ये मुतला किया कि अचानक रेंजर्स नमूदार हुए हैं और रेंजर्स ने इस जगह की कस्टडी टेक ओवर कर ली है। रेंजर्स की उनकी यहाँ पे कमांड कर रहे थे लोग, उन्होंने चीफ कमिश्नर को इनकार कर दिया कि हमारे अपने हुक्म हैं और हम नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। जिस किसी ने ऐसा काम किया है उसे उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। रेंजर्स इज अ फोर्स विच इज सबऑर्डिनेट टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ये असूल साबित नहीं होगा कि रिट ऑफ द स्टेट क्या है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रिट क्या है, देन आई विल रिजाइन एज इंटीरियर मिनिस्टर। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को आपने सुना। उनकी असाना का मसला बन चुका है, क्योंकि उसूली तौर पर तो रेंजर्स वज़ारत दाखिला के मातहत है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर दाखिला के अहकामात की जो हुक्म अदूली है, काफ़ी तशवीशनाक बात है ये, जिस पर एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म को आगाह किया। साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि अगर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो वो कठपुतली वज़ीर दाखिला नहीं रहेंगे। इस पूरे वाक़े के बाद साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के तर्जुमान का बयान भी सामने आया, जो खासा दिलचस्प है। इस बयान में ये वाज़ेह किया गया कि चौधरी निसार के दौर में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। उनके दौर में तमाम इदारे वज़ारत दाखिला के अहकामात मानने के पाबंद थे। मौजूदा सूरत हाल में ये बयान जलती पर तेल के मुतरादिफ भी है, जिससे नून लीग के अपने अंदर जो इख्तिलाफात हैं उसकी वजाहत होती है। ये इख्तिलाफात ऐसे वक्त में फिर सामने आए कि जब आज ही नून लीग की मजलिस आमला ने पार्टी आइन में तरमीम की है, जिसके तहत अब कोई भी नाअहल शख्स नून लीग का सदर बन सकता है, जिसके बाद आज ही कौमी असम्बली में भी तरमीम मंजूरी ली जाएगी। इस वक्त इजलास जारी है। कल से मियाँ साहब फिर पार्टी सदारत संभालेंगे। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। हमें आज न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट आसिफ नवीद ने ज्वाइन किया है, जो सारा वक्त कवरेज करते रहे इसके अलावा सीनियर एनालिस्ट आमिर अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आसिफ आपकी तरफ आऊंगी, ये आज हुआ क्या है? आज की समाअत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अचानक से जो रेंजर्स आई है, इसके बारे में हुकूमत कितनी लाइल्म थी और क्या कुछ चलता रहा सुबह हेयरिंग के दौरान? से बाखबर नहीं था। जिस वक्त हम सुबह पहुंचे, गुज़श्ता रात हमें आगाह कर दिया गया था कि तमाम रिपोर्टर्स ने अपनी हाजिरी को 7:15 बजे तक यकीनी बनाना है। 7:45 बजे आपको अंदर जाने की इजाज़त होगी और सिर्फ मुतलका बीट रिपोर्टर जो अदालती कार्रवाई को कवर करते हैं, तमाम TV चैनल और अखबारात के, उनकी एक फहरिस्त बनाई गई। ज़िली इंतज़ामिया और रजिस्ट्रार ऑफिस और इनकी जो बीट रिपोर्टर्स ने मिलकर उस फहरिस्त के मुताबिक तमाम फहरिस्तें जो है वो तमाम दाखिली रास्तों पर फराहम कर दी गई थी। तमाम SHO
SHO, जितने इंस्पेक्टर थे उनको व्हाट्सएप कर दी गई थी कि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस वक्त हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ सबसे पहले तो लिस्ट के बारे में भाम पैदा हो गया कि कौन सी लिस्ट है कौन नहीं है। लेकिन तमाम तर रुकावटें अबूर करते हुए, तमाम तर मसाइल को दरपेश देखते हुए हम लोग जिस वक्त उधर पहुंचे अदालत के बाहर, तो हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन काफ़ी बहस व तकरार के बाद तकरीबन 8 बजे के करीब हम लोग मीडिया के तकरीबन 15 से 18 लोग हम कमरा अदालत की तरफ गए और कमरा अदालत में जाकर बैठ गए। लेकिन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ही रेंजर एहलकार वहां आए और उन्होंने आकर कहा कि आप सब लोग बाहर आ जाएं, आपको अंदर कवरेज की इजाजत नहीं है। जिस पर हमने इस्तफसार किया तो ज्यादा इस्तफसार करने की कोशिश की, जो लोग वहीं बैठे रहे तो उनको पकड़ के बाजुओं से पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। और जिससे ये जाहिर होता था कि अगर कोई बंदा भी यहाँ रजिस्ट करेगा तो ये किसी किस्म का एक्शन लेने से गुरेज नहीं करेंगे। जिस वक्त हम लोग बाहर आ गए तो तकरीबन 10 मिनट बाद वहां राजा जफरुल हक जो पार्टी के चेयरमैन है वो आए। उन्होंने उतर कर जाकर बाकायदा तौर पर उनको कहा कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, मैं एक हुक्मरान जमात का चेयरमैन हूं। लेकिन वो भी नहीं गए, जा सके। दीगर वुज़रा आए, तलाल चौधरी आए, साद रफीक आए, सेनेटर परवेज रशीद आए, जो भी वहां आता रहा, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। और कहा यह जाता रहा कि रेंजर्स के ब्रिगेडियर ने पाबंदी आयद की और आप जिस तरह वहां SSP भी मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे, दीगर आला काम, लेकिन वो करीब नहीं आए, वो दूर ही खड़े रहे। ठीक है, ये तो आज के वाकयात थे। नवीद, एक चीज और जरा कंफर्म कर दें कि एहतसाब अदालत के जज ने आज सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की थी, इस मामले को उठाया गया था, उनकी जानिब से कोई अहकामात नहीं दिए गए, वो ये कह रहे थे। फिर कल के अखबारात में जो खबरें आई हैं जज साहब के हवाले से कि उन्होंने रेंजर्स को तलब किया था, वो क्या है? देखिए, रेंजर्स के हवाले से अभी जो थोड़ी देर कबल एक तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है आज की समात के हवाले से, उसमें वाज़िया तौर अदालत ने ये कहा है कि ये जो हुकूमत का सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी इकदाम के हवाले से जो रेंजर्स की तैनाती है उसमें बाकायदा तौर पर रेंजर्स का जिक्र है। वो हुकूमत का अमल जो है काबिल सताइश है, हुकूमत की इस हवाले से तारीफ की गई है और अदालत ने अपना तमाम तर बर्डन हुकूमत पर डाल दिया। और उस तहरीर से यह साबित होता है कि अदालत का या अदालती अमले का या अदालती किसी मुंतजमीन का इस रेंजर्स की तैनाती में कोई किरदार नहीं था। ये आज के फैसले में तहरीर कर दिया गया बाकायदा और उसमें हुकूमत को तारीफ का ठहराई गई। तो जिससे ये साबित होता है कि कल वाली जो खबर थी वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद थी। आज भी उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर काफी हैरान हूं कि आपको क्यों रोका गया, और उन्होंने आज यकीन दहानी करवाई जज साहब ने कि आइंदा समात पर मैं खुद तमाम मीडिया वर्कर्स को, मीडिया नुमाइंदों को गेट से लेकर आऊंगा और समात की कवरेज करवाऊंगा, क्योंकि आपको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल, कवरेज होगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ। ना अदालत इसके अंदर शामिल थी, ना इसके अंदर पुलिस का कोई किरदार था, तो फिर किसकी जानिब से ये हुक्म दिया गया था और इसके असरात क्या होंगे? आमिर साहब, सारे जो वाकयात हुए उसको बड़ा तफसीली आसिफ नवीद ने बताया कि क्या होता रहा सुबह हियरिंग के दौरान, जब ना अदालत ने हुक्म दिया था, ना पुलिस की जानिब से ऐसा कोई हुक्म था, ना वजीर दाखिला साहब को कुछ पता था, तो फिर ये वाकया हुआ क्यों और इसका फायदा किसको पहुंचेगा? ये नाजिया यही सवाल छोड़ के गया है, ये पूरे का पूरा वाकया कि इसका फायदा किसको पहुंचेगा, और लगता है कि किसी को भी इसका कोई खातिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सूरत हाल नजर आ रही है वो कुछ ऐसा है कि सियासी दंगल के अंदर दोनों तरफ से जो पहलवान है ना, जो सियासी पहलवान है नाजिया, वो ये भूल गए हैं कि वो सिर्फ सियासी पहलवान ही नहीं, वो या तो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी न किसी इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर देखें तो एहसन इकबाल का गिला अपनी जगह कि उनको क्यों रोका गया, लेकिन ये सवाल भी उनसे ज़रूरी है किया जाना कि साहब आप जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं, अगर आपके पार्टी के साबिक सरबराह जो क्या फिर से पार्टी के सरबराह बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाए गए हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया गया है, उनके खिलाफ जो मुकदमा चलाया जा रहा है वो अदालत चला रही है, वो रियासत चला रही है, उनकी जो प्रोसिक्यूशन है वो रियासत कर रही है। अब एक शख्स को करप्शन के इल्ज़ाम के अंदर अगर रियासत जो है वो उसके ऊपर मुकदमा चला रही है, तो एक वफाकी वजीर होते हुए आपको क्या ज़रूरत है कि इतना खुल्लम खुल्ला आप उनसे वफादारी का इजहार करने के लिए इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करें? अगर आपने उनसे वफादारी दिखानी है तो आप छोड़ दें वजारत और पार्टी कारकुन के तौर पर उनसे वो अपनी वफादारी ये सवाल तो बहुत उठाया गया कि एहसन इकबाल साहब का वहाँ पर काम क्या था और वो क्यों वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, वो चले वो जो भी था, जिस तरह से रोका क्या नाजिया, बात यह है कि दूसरी तरफ भी बिल्कुल यही जो है वो और यही सवाल जोड़ता है कि जब उन्होंने रोका, अब इसमें कोई शक नहीं कि अगर रेंजर्स ने रोका तो रेंजर्स जो हैं वो बेशक कानूनी एतबार से और तकनीकी एतबार से वजारत दाखिला जो है उसके मातहत होते हैं, लेकिन सबको पता है कि रेंजर्स यहाँ पर जो भी करते हैं वो फ़ौज के कहने पर करते हैं। तो अगर फ़ौज के कहने पर उनको रोका गया है और ये सूरत हाल बनाई गई है तो उसके पीछे सोच क्या थी, कौन इससे क्या चाह रहा है? वही सवाल दोबारा आ जाता है, फिर क्या फ़ायदा हुआ था उनको? उवैस तौहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे हमरा हैं। उवैस तौहीद साहब, एहसन इकबाल साहब
साहब ने बड़ा प्रोटेस्ट भी किया, एसएसपी का फिर लेटर भी आया, फिर कोर्ट ऑर्डर एक दिन पहले ही अखबारात में छप चुका था इससे मुतालिक एक ये खबर के जो भी रेंजर्स तमाम तर सिक्योरिटी संभालेगी और कोई वज़रा अदालत ना आए। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट क्यों की गई है और हुकूमत को क्या इसकी पहले से खबर नहीं थी जब कल के अखबारात में ये खबर छप चुकी थी? तो देखिए नाजिया, जो इमेजेस आज हमने देखे और जो करोड़ों नाज़रीन ने देखे वो माने खेज हैं और वही अक्कासी करते हैं कि जो पस मंजर में एक हमारे सियासी नक्शे पे जो मामला रहा है और सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान जो चपकलिश रही है या जो एक अदम तवाज़ुन का जो गिला शिकवे करते रहे हैं। हमने देखा कि कुछ साल कब्ल ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद, एबटाबाद के बाद जब मेमो गेट पे बहुत ज़्यादा पेचीदगी थी सियासी अस्करी क़यादत में, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने असम्बली के हॉल में कहा था कि स्टेट विद एन स्टेट, और हमसे वीज़े का पूछते हैं 6 साल या 6.5 साल ओसामा को वीज़ा किसने दिया। तो बात ये कि आज वही असद इकबाल साहब ने जो है वो अपना बयानिया दोहराया और वही उन्होंने कहा कि स्टेट, और उन्होंने अंग्रेजी में जुमले अदा किए जो मैं समझता हूँ कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए या बैन अवी मीडिया के लिए थे। तो उन्होंने कहा कि ये कोई आइन और कानून की बालादस्ती है इसके अंदर या ये जो है बनाना रिपब्लिक है। तो ये जुमले सख्त थे। और उसके बाद देखिए सेनेटर परवेज रशीद साहब की जुमले जो मुझसे पूछा गया कि ओपन ट्रायल, तो उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल जो है वो क्या आप कहते हैं हाईजैक ट्रायल। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब और उनके रुतबा का जो था कि उनके खिलाफ कोई कंस्पिरेसी हो गई। आज रेंजर्स की उस अहमकाना इल्जाम से या रेंजर्स के पीछे जो लोग भी थे या हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल था, वो एक अलग बहस है। लेकिन उससे मैं समझता हूँ मेरी नज़र में PMLN के बयानिए को नवाज शरीफ को हाउस किया गया है साजिश के तहत। ठीक है, और ऑक्सीजन का ये जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं वैसे तो अंदर रियासत की बातें, ये एक बड़ा पुराना नैरेटिव है जो कि बयान किया जाता रहा है। आमिर साहब, आपको क्या लगता है वजीर दाखिला एहसन इकबाल की जो आज बेबसी थी और ये जो उनका बयान था कि रियासत के अंदर रियासत बनाई जा रही है, ये तो खुद जमहूरियत की कमजोरी साबित हो रही है। इंक्वायरी का उन्होंने हुक्म जरूर दिया कि इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन एक्शन क्या लिया जाएगा? या ये नैरेटिव दोबारा हम मुस्तकबिल में भी देखेंगे कि आगे इसी तरह से चलता रहेगा? ना जी, बात यह है कि अगर इनको वाकई फिक्र होती रियासत के अंदर रियासत बनने की और उससे जो जमहूरियत को नुकसान पहुंच सकता है उस नुकसान की उनको फिक्र होती तो वो बातें ना करते, वो कुछ करते, वो कोई काम करते। आखिर अगर रियासत के अंदर रियासत बन रही है तो या तो बात करनी है तो खुल के बात करें, बताएं कि जी कौन है जो रियासत के अंदर रियासत बना रहा है। अगर वो कोई इदारा है, अगर वो कोई फौजी इदारा है तो जाहिर है कि उसका कोई सरबराह होगा। क्यों नहीं उस सरबराह को उससे बुला के पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कोई कानून साजी क्यों नहीं की जाती, उनको रोकने की कोशिश नहीं की जाती। अगर सिर्फ मीडिया के सामने इस तरह की बातें करनी है ना, तो जिसको वो कह रहे हैं कि वो बातें इसलिए कर रहे हैं कि वो जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, असल में इस तरह की बातें करके वो सिर्फ जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं अगर दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी एक्शन। लेकिन जो जमहूरियत की मजबूती की बात हो रही है आमिर साहब, कानून साजी भी की जा रही है। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है। कोई भी नाअहल शख्स, कोई भी सजा याफ्ता शख्स वो किसी भी पार्टी का सदर बन सकेगा। ये अमेंडमेंट कर दी जाती है अगर, तो इससे जमहूरियत को क्या फायदा होगा? क्योंकि आज तो हो सकता है कि गलत बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया हो, उनको तो पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, लेकिन मुस्तकबिल में अगर किसी को जायज वजूहात की बिना पर भी नाअहल किया गया, कोई सजा याफ्ता हुआ, तो उसको भी प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो ये तो जमहूरियत की कमजोरी है। इस पर अब क्या तजिया किया जा सकता है नाजिया कि बातें तो जमहूरियत को मजबूत बनाने की जा रही हैं, लेकिन जो हरकतें हैं वो सारी की सारी जमहूरियत को कमजोर करने की जा रही हैं। तो अगर ये बातें कम कर दें और हरकतें अपनी कुछ तब्दील करें तो उससे जमहूरियत जो है वो खुद ब खुद ही मजबूत हो जाएगी। तो वैसे तो साहब, अभी इस वक्त कौमी असम्बली में जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से आमिर साहब ने भी कहा कि हाँ ये जमहूरियत को तो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये किसी एक सियासी जमात की तरफ से नहीं हो रहा, तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल नजर आ रही हैं। तो जब तमाम सियासी जमातें इस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ेंगी तो किस तरह से मुल्क के अंदर जमहूरियत का राज होगा? फिर तो यही होगा, रियासत के अंदर रियासत के बनने की बातें दोबारा से रिपीट होंगी। देखिए, ये एक तरह से बड़ा ही शर्मनाक तरीका था और ये जो है बहुत ही मेरे ख्याल में मजे का खेज एक है और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ऐसी तरमीम का ऐवान बाला से या सेनेट से जो है वो पास हो जाना, उसके अंदर तीनों ही जमातें शामिल थी। आप देखिए कि MQM के मियां अतीक, फिर PML और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सचिव परिजो साहिबा,
तस्वीर बलूची साहिबा वहाँ पे मौजूद नहीं थी अपनी जीत पर। इसी तरह आप देख लीजिए कि PTI के 2 सेनेटर जिनको शो कॉज नोटिस दिया है। तो बात यह है कि तीनों जमातें उधर मिली जुली थी और इसी वजह से मजाक बनता है पाकिस्तान की जमहूरियत पे या जमहूरियत के सफर पे जब ये बात कर रहे होते हैं, जब हुकूमत को आप ताने दे रहे होते हैं, हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तो इस वक्त उनका ये नैरेटिव होता है कि आप जमहूरियत को क्रिटिसाइज करें। आज भी देख लीजिए कि सुबह को जिस तरह आमिर साहब कह रहे थे कि सुबह को क्या हुआ कि एक तरह से सिविल और मिलिट्री टाइज का और या उसमें जो इम्बैलेंस का था उसकी बात हो रही थी। और आज आप देखिए कि नेशनल असेंबली से जब ये एक्ट होगा तो पास होगा तो नवाज शरीफ साहब जो है वो एक नाहल जो शख्स हैं वो अपने पार्टी के सरबराह होंगे। देखिए ये पहले भी इस तरह हुआ है मैं समझता हूँ, लेकिन पहले जो वकार अली भुट्टो साहब के जब वो पास हुए थे तो उस जमाने के अंदर फिर एक्टिंग चेयरमैन बना दिया था। उस वक्त उनकी जो एहलिया थी बेगम नुसरत भुट्टो। अब मैं समझ रहा हूँ नाजिया के आने वाले दिनों के अंदर एक क्लैश जो है वो हो सकता है पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान। मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी पिटीशन फाइल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये जो तरमीम है बकौल बहुत सारे जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं ये इन क्लैश है 62-63 जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को नाहल करार दिया है, वो भी एक काबिल बहस है, वो भी एक मसौदे कानून है। लेकिन ये देखा जाएगा आने वाले दिनों के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहती है पार्लियामेंट से पास तो मंजूर शुदा ऐसे मुतनाज़। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर एक कशीदगी होगी जिस तरह सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान एक तरफ सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, दूसरी तरफ सियासी जमातों के अंदर भी बड़ी महाज आ रही है। आमिर साहब मौजूदा हालात में इमरान खान वैसे तो मुस्तकिल इंतखाबात का मुतालबा तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो वाहिद जमात भी रही है जो इस अमेंडमेंट की मुखालफत में भी रही है। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना कि वो ये अमेंडमेंट अगर पास हो जाती है तो वो सड़कों पर आएंगे, एक मरतबा फिर जो क्लैश की जो सूरत हाल है वो नजर आएगी। तो महाज आ रही तो दोनों तरफ से हमें देखने को मिल रही है। इससे फायदा क्या पहुंचेगा और किसको होगा? देखिए इमरान खान साहब को इस वक्त कोई फ़ायदा नुकसान ही मेरा ख्याल है नाजिया इस चीज़ के अंदर देख रहा, क्योंकि इमरान खान को अपने अगले सियासी पैंतरे की तलाश है। उनका जो पहला सियासी पैंतरा था वो उनकी मेरा ख्याल है उम्मीद से भी ज़्यादा कामयाब हुआ है, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वज़ारत उज़्मा के ओहदे से बरतरफ हुए हैं, वो नाअहल करार दिए गए हैं। अब उनको अपनी उसी सियासत को आगे बढ़ाने का कोई और बहाना चाहिए, और अगर हुकूमत इस तरह की हरकतें करके जैसे कि वो आज कर रही है एक नाअहल शख्स को वापस पार्टी की सदारत पर लाने के लिए, अगर वो यही करती रही तो बिल्कुल इमरान खान को वो बहाना मिलेगा और वो उसको अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। उससे जमहूरियत का फ़ायदा होता है नहीं होता ये कोई नहीं सोचता, और ये बात की बात है। बहुत शुक्रिया आमिर अहमद खान साहब आपका, ओवैस तौहीद साहब आपका और आसिफ नवीद हमें अपडेट कर रहे थे आज की हियरिंग से मुतालिक। आप तमाम का हज़रात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक मैं यहाँ पर लेती हूँ और इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम स्टोरीज हैं जिन पर बात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। एहतसाब अदालत के पास शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस निपटाने के लिए 6 महीने का वक्त है, लेकिन इस केस की समाअत जिस सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही है और जिस तरह की रुकावटें डाली जा रही हैं, लग नहीं रहा कि ये केस जल्द निमट पाएगा या अपने टाइम फ्रेम में निमट पाएगा। आज एहतसाब अदालत में इस केस की एक और समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दूसरी बार अदालत में पेश हुए। आज उन पर ऑफशोर कंपनीज अल अजीजिया स्टील मिल्स और लंदन फ्लैट्स से मुताल्लिक नैब रेफरेंसेस पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन मियां साहब के बच्चों और दामाद की अदम पेशी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। नैब ने अदालत को हसन हुसैन और मरियम नवाज की लंदन में रिहाइश तक अदालती नोटिस पहुंचाने से मुताल्लिक आगाह किया। ये बताया कि मुल्जिमान को काबिल ज़मानत वारंट की तामील करा दी गई थी, इसके बावजूद मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए, लिहाजा उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने इस इस्तदा की मुखालफत की और कुलसूम नवाज की नासाज तबीयत को हसन हुसैन और मरियम नवाज की अदम पेशी की वजह करार दिया। साथ ही इंसानी बुनियादों पर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी न करने की दरख्वास्त भी की, लेकिन अदालत ने उनकी इस दलील को नज़रअंदाज किया और हसन हुसैन नवाज और कैप्टन सफदर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जबकि मरियम नवाज से मुताल्लिक एक मरतबा फिर नरमी बरती गई, उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। अब इन तमाम मुल्जिमान को 9 अक्टूबर का वक्त दिया गया है कि जब अदालत में पेश होना है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुमकिन है कि मियां साहब के अलग से ट्रायल का आगाज़ किया जाए। नैब ने इससे मुताल्लिक भी आज अदालत से इस्तदा की, लेकिन फिलहाल अदालत ने इस मामले पर कोई तहरीरी फैसला नहीं सुनाया।
तो एक और मुख्तसर समाअत थी जो बगैर किसी बड़ी डेवलपमेंट के मुलतवी हुई है। अब इस मामले में मियां नवाज शरीफ की पेशी उससे तो इस्तिस्ना नहीं मिला है, जिससे जाहिर है कि अगली पेशी पर उन्हें फिर अदालत आना होगा। लेकिन अगर अगली समाअत पर भी मियां साहब के बच्चे पेश नहीं होते तो फिर सिर्फ नवाज शरीफ का अलग से ट्रायल किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में कानूनी पेचीदगियाँ, इस पर हम बात करेंगे। हमें माहिर कानून शाह सरकी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शाह सरकी साहब आपका। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की एक और हियरिंग, बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो इसमें नहीं हुई, मुलतवी हो गई है। मियां साहब के बच्चे अदालत में पेश नहीं हुए हैं। 9 अक्टूबर को अदालत ने फिर पेशी का वक्त दिया है। आज की जो कार्रवाई थी, आपको क्या प्रोग्रेस दिखाई दी इसमें? ये जब होता ये है कि जब सारे अक्यूज्ड मौजूद होते हैं फिर फर्द जुर्म आयद करने की पोजीशन में कोर्ट होती है। उसमें 2 तरीक़ेकार होते हैं, या तो सारे मुल्जिम जो हैं वो मौजूद हैं या कुछ नहीं आ रहे। जो नहीं आ रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके नॉन बेलेबल वारंट्स भी निकाले जाएंगे और आखिर में उनको मफरूर करार देके उनका केस अलग कर दिया जाएगा। और जो मौजूद हैं अक्यूज उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद करके मजीद कार्रवाई होगी। चूँकि अभी उनको मफरूर कराने का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ जो गैर हाजिर हैं, लिहाजा या तो वो अमल पूरा हो जाए या अक्यूज कोर्ट के सामने आ जाएं, उसके बाद फर्द जुर्म आयद होगा। तो होना यही था, हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि आज नैब ने अदालत से मियां साहब का जो अलहदा ट्रायल है उसकी इस्तदा भी की है। फिलहाल अदालत ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन अगर ऐसा होता है, बच्चे पेश नहीं होते, तो फिर अदालत को केस अलग करना पड़ेगा। उसका तरीक़ाकार किस तरह से होगा, कैसे कार्रवाई उस पर आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, लेकिन उसका प्रोसीजर में अभी टाइम है। अभी 2-3 पेशियां और अगर वो नहीं आए बाकी मुल्जिमान, तो उनको मफरूर करने में कम से कम 2 से 3 पेशियां और लगेंगी। उसके बाद इस पोजीशन में होगी कोर्ट के नवाज शरीफ साहब का ट्रायल जो है प्रोसीड कर। तो ऐसी सूरत में स्टेटस क्या होगा बच्चों के केसेस का, खास तौर पर अगर मुसलसल फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि बताया कि अपनी वालदा की तबीयत की वजह से हसन हुसैन नवाज नहीं हाजिर हो सकते, वो केस बाइफरकेट हम उसे कहते हैं, बाइफरकेट कर दिया जाएगा, उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और बाकी जो मौजूद हैं अक्यूज उनके खिलाफ फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ऐसी सूरत में अगर अदालत एक बार फिर हसन हुसैन नवाज की गिरफ्तारी का हुक्म देती है या उनको इश्तिहारी भी करार देती है, तब भी अदालत में उन्हें पेश तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी जो हियरिंग हुई थी उसमें नैब ने अदालत को ये बताया था कि बरतानिया से मुल्जिमान की जो हवालगी है उससे मुतालिक कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है। तो ऐसे में केस कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पनामा केस में सिर्फ मियां साहब के ट्रायल का हुक्म नहीं दिया, पूरा खानदान है, शरीफ खानदान के खिलाफ ये कार्रवाई आगे बढ़ना है। बिल्कुल, तो उसमें वो जो है, मैंने कहा उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उनके बाकी जो मुल्जिमान हैं और जो मौजूद है उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। लेकिन राय ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि वो मफरूर हों, क्योंकि उनकी एक सियासी प्रेस्टीज भी है, उनका एक ऑनर भी है। वो ये समझेंगे कि अगर हम नहीं आते, उनके मुशीर भी उनको एडवाइस यही करेंगे कि आप पेश हो जाएं और फेस करें। मेरी जाती राय है। साहब, अगर हम पिछली समाअत की बात करें तो नवाज शरीफ के वकील ने उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी, ताहम अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए थे कि फर्द जुर्म आयद होगी, उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा। क्या इस केस में आप समझते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जा सकती है, अदालत उनको इस्तिस्ना दे सकती है? जी की जा सकती है, वो किसी भी मुल्जिम की जा सकती है। उसके ग्राउंड्स होते हैं कि किसी वजह से वो नहीं आ सकते, वो रिप्रेजेंट होंगे वकील के थ्रू और उनका आना किसी भी वजह से मुश्किल होगा या कुछ होगा, तो कोर्ट के पास पावर्स हैं टू एग्जेम्प्ट द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज। उसको इस्तिस्ना जो आप कहते हैं कि उसको वो किया जा सकता है, वो कानून में गुंजाइश मौजूद है। इसके लिए जरूरी यही है कि फर्द जुर्म आयद होगी, यानी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही होगा। ट्रायल शुरू होना उसको कहते हैं जब फर्द जुर्म आयद हो जाए, उसके बाद कहते हैं कि ट्रायल शुरू हो गया। अभी ट्रायल कल नहीं शुरू हुआ, जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा यानी कि फर्द जुर्म आयद हो जाएगा, उसके बाद हम कह सकेंगे कि ट्रायल शुरू हो सकता है। शाह सरकी साहब, इस केस में एक और अहम पहलू कि नैब की जो अपनी तो कोई फाइंडिंग्स नहीं है, मुकम्मल जो रेफरेंसेस हैं वो GIT रिपोर्ट की बुनियाद पर तैयार किए गए हैं। आने वाले दिनों में GIT अरकान को तलब कर सकती है अदालत, उनको बुला सकती है, क्योंकि वही हैं जिन्होंने ये सारी बिल्कुल तलब किया जा सकता है। उनको एज अ गवाह, एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है उनको कॉल किया जा सकता है और वो आएंगे, मेरे ख्याल में आएंगे वो। ठीक है, अब आखिर में कि जिस तरह से इस केस की समाअत आगे बढ़ रही है, देर हो रही है, हर्डल्स भी सामने आ रही हैं, तो 6 महीने का वक्त दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 6 महीने में आपको लगता है कि ये मामला निमट जाएगा, कार्रवाई मुकम्मल होगी, या इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है इस तमाम तर कार्रवाई को मुकम्मल होने में?
हो सकता है स्ट्रिक्टली 6 महीने का शायद टाइम में 1-2 महीने 3 महीने बढ़ भी सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि वो जो बाकी मुल्जिमान का क्या स्टैंड होता है और बाकी मुल्जिमान आते हैं नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो 2-3 पेशियां तो लगेंगी उनको मफरूर करार देने में, और अगर वो आ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होकर फिर कार्रवाई चलेगी। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि 6 महीने का टाइम जो अदालत को दिया गया है वो ट्रायल का है, और ट्रायल जैसे मैंने आपको बताया फर्द जुर्म आयद करने के बाद से शुरू होता है। तो मेरी राय ये है, मेरा अंदाजा ये है कि फर्द जुर्म आयद करने से 6 महीने का टाइम। बहुत शुक्रिया शाह सरकी साहब, माहिर कानून हमारे हमरार नैब अदालत में होने वाली जो कार्रवाई है एहतसाब अदालत की, उससे हमें आगाह कर रहे थे। उसमें जो कानूनी पेचीदगियां हैं उसके बहुत सारे निकात ऐसे हैं जिसकी वजाहत की जरूरत थी। हमने उनसे बात की। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और स्टोरीज पर बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। आज अदम तशद्दुद का आलमी दिन है और आज ही के दिन अमरीकी रियासत लास वेगस में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तशद्दुद का म्यूज़िक कॉन्सर्ट के दौरान लोगों पर फायरिंग की गई जिससे कम से कम 50 लोग मारे गए हैं, 200 से ज़ायद ज़ख्मी होने की भी इतलात आ रही हैं। हमलावर ने मकामी होटल की 32वीं मंजिल से हुजूम पर अंधाधुंध फायरिंग की है और पुलिस की फायरिंग से हमलावर खुद तो मारा गया, उसकी शनाख्त भी हुई जो कि वहाँ का मकामी बाशिंदा बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक हमलावर के साथ एक खातून भी थी जिनकी तलाश की जा रही है। इस वाक़े के जो भी मनाजिर सामने आए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं, लेकिन अमरीकी पुलिस की जानिब से इस वाक़े को अब तक टेररिज्म से नहीं जोड़ा गया, जिससे इस तरह के वाक़यात में अमरीकी फोर्सेस के रवैये में तज़ाद की भी वजाहत होती है, क्योंकि ये इस साल अमरीका में अपनी तर्ज का 5वां वाक़या है। इससे पहले अगस्त के महीने में वर्जीनिया और जनवरी में कोलोराडो और फ्लोरिडा में फायरिंग के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन अमरीकी पुलिस ने इनमें से किसी को भी दहशतगर्दी करार नहीं दिया। इसकी बड़ी वजह यह कि इन हमलों में मुलव्विस अफराद गैर मुस्लिम थे, और इसके बरक्स अगर इस तरह के किसी भी हमले में कोई मुसलमान मुलव्विस पाया जाता है तो फौरी तौर पर उसे दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है। तो ये जो अमरीका का दोहरा मयार है ये किस तरह गर्दी को ही फ़रोग़ दे रहा है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। आज जो वाक़या हुआ वो तो बहुत ही अफसोसनाक है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले भी जब इस तरह के वाक़यात पर आपसे बात होती रही है, आप इंडिजिनस टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। अमेरिका के अपने अंदर जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। इस साल का ये 5वां वाक़या है फायरिंग का, लेकिन इनमें से किसी भी वाक़े को अमरीकी पुलिस ने दहशतगर्दी करार नहीं दिया है। अगर इसके अंदर कोई मुसलमान मुलव्विस होता तो फिर इसे शूटिंग इंसिडेंट नहीं कहा जाता। तो ये रवैया कितना ख़तरनाक है अमरीका का, और क्यों अमरीका अपने अंदर होने वाला जो कत्लो गारतगरी उसको रोक नहीं पा रहा? देखिए, इंडिजिनस टेरर का इशू है, यूरोप में भी है और अमेरिका में भी है, लेकिन ये जो आप जिस वाक़ये की बात कर रही हैं ये अमेरिकन हिस्ट्री में भी इससे बड़ा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई हैं वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है टेरर की, उसमें अंडरस्टैंडिंग टेरर की होती है कि अगर वो लोन वुल्फ अटैक भी होता है, यानी कि अगर कोई अकेले भी करे तो उसकी ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होती हैं, तो फिर वो उसको कहते हैं कि जी ये टेरर एक्ट है। टेरर एक्ट तो ये है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको इस वक्त जो तज्जियाकार हैं या जो मुबस्सरीन हैं वो इस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ टेरर को, जिसमें इतनी अमवात हुई है, इतने लोग जख्मी हुए हैं, और उसके बाद आपने सोशल मीडिया देखा कि लोगों का ख्याल था कि मल्टीपल लोग थे जो फायरिंग कर रहे हैं या एक्सप्लोसिव्स भी थे, लेकिन असेंशियली लोग इसे जोड़ रहे हैं जो अमेरिका के गन लॉज हैं या जो अमेरिका के आर्म्स राइट्स हैं। और आपको पता है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश की थी कि गन राइट्स को चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको अमेरिकन जेलसली गार्ड करते हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद पता चला कि इस आदमी के पास एक गन नहीं थी, कई गन थी, एमिनेशन की एक बड़ी तादाद थी, अनएंडिंग सप्लाई थी, जिसकी वजह से ये इतना डैमेज कर सका। और उसकी वजह यही है कि अमेरिका में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई भी जो एडल्ट शनाख्ती कार्ड जिसके पास है, आइडेंटिफिकेशन है जिसके पास, वो जाकर जो है एक आम खरीद सकता है और उसे बेदरेज इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये जो पूरी डी-वेपनाइजेशन की डिबेट है, मेरा ख्याल है वो यहाँ पर ज्यादा मेरे और आपके सामने आती है। लेकिन ये जो डिबेट है डॉक्टर साहिबा, ये तो बहुत अरसे से चलती रही है, असले पर पाबंदी लगाई जाए, एक लंबे अरसे तक इस पर बात होती रही है। इस वाक़े के बाद भी आपको लगता है, क्योंकि हर एक वाक़या होता है और ये डिबेट उठती है, कानून साजी नहीं हो पाती है, तो कानून साजी हो सकेगी इतनी बड़ी मास किलिंग के बाद? देखिए, अमेरिका में कुछ राइट स्टेट्स हैं जो गन राइट्स को
बिल्कुल एज अ ह्यूमन राइट के तौर पे तकरीबन देखती हैं। वो समझती हैं कि उनकी अपनी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो वाकया इस वक्त हुआ है वो वाकया जो है वो हिला देगा अमेरिका को, क्योंकि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कोशिश की थी कि गन राइट्स की हवाले से कोई लीगल अमेंडमेंट आ जाए, लेकिन वो नहीं आ सकी। मेरा ख्याल है ये बहस अमेरिका में दोबारा खुलेगी और ये बहस अमेरिका तक महदूद नहीं है। ये तो डीवेपनाइजेशन की बहस स्टेट लेवल पे भी है और ग्लोबल लेवल पे भी है। अगर आप बनाते रहेंगे तो तशद्दुद होता रहेगा, आप बेचते रहेंगे तो जंगें होती रहेंगी। तो मेरे ख्याल है दिस इज अ मच लार्जर डिबेट। बिल्कुल, तो बनाते तो रहेंगे वो हथियार और वो बेचते भी रहेंगे, लेकिन हथियारों पर अपने अंदर पाबंदी लगाना ये बड़ा मुश्किल है। ये कानून पास हो भी जाता है तो क्या इस तरह के वाकयात में कमी मुमकिन नजर आती है, क्योंकि अमेरिका में इस तरह के वाकयात की एक बड़ी तवील तारीख है जो आगे बढ़ती चली जा रही है। देखिए, कनाडा को कहा जाता है अमेरिका विदाउट गन्स, तो ऐसा नहीं है कि ये सूरत हाल मुमकिन नहीं है, लेकिन अमेरिका उन शहरों में उसकी सबसे अव्वल पर है जहाँ गन जो है बहुत आम होती हैं। लेकिन अगर हम इसको जोड़ दें पाकिस्तान से, हमारे यहाँ तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि आपके पास आर्म्स हो। इसके बावजूद लीगल इलीगल वेपन्स की एक भरमार है पाकिस्तान में, और इसी वजह से मेरा और आपका शहर जो है वो अमन से दूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमा बरा मौजूद थी और डीवेपनाइजेशन पर बात हो रही थी। हम आपको कौमी असेंबली लिए चलते हैं, वहाँ पर शेख रशीद इस वक्त खिताब कर रहे हैं। ये अपनी अक्सरियत पे कर लें, ये अपनी अक्सरियत पे जमहूरियत की कब्र खोद लें। आज जमहूरियत के ताबूत में कील ठोकी जा रही है। आज जमहूरियत तरसेगी इस ऐवानों को, आज जमहूरियत तरसेगी, क्योंकि इसके पास इनके पास कोई मुतबादल क़यादत नहीं है। ये समझते हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे, कल अजमल पहाड़ी आ जाएगा, कल किसी पार्टी का सरबराह अजमल पहाड़ी बन जाएगा। और आपने जो, मैं कहना नहीं चाहता था एमजीएम से, ऑर्डर इन द हाउस, जो आपने इल्ताफ हुसैन से मुलाकात की है लंदन में, जो आपने एजेंसी हायर की है, मेरी बातों को सुने फिर मजाक उड़ाएं। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, बात करने दीजिए। जी शेख साहब आप बात करें। आपने जो हुसैन के दफ्तर, मेरी बातें सुन लें आपको याद आएंगी, हुसैन के दफ्तर में इल्ताफ हुसैन से मुलाकात की है, जो आपने एजेंसी हायर की है अमेरिका में उस एम्बेसडर के जरिए, हाय हाय होगी, घबराए नहीं। आप हमारा काम आसान कर रहे हैं बेवकूफों, आपको समझ नहीं आ रही आप क्या करने जा रहे हैं। आप इलेक्शन दस्ती साहब ये स्टेडियम नहीं, प्लीज बोतल मत इस्तेमाल करें, आप बोतल मत इस्तेमाल। आपने ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, आप बात करें शेख साहब, शेख साहब आप बात कीजिए, आप एड्रेस करें चेयर, आप एड्रेस करें शेख साहब, एड्रेस द चेयर। जनाब ऑर्डर इन द हाउस, शेख साहब को बुलाएं। क्या आप में कोई एक काबिल आदमी नहीं इस मुल्क में? क्या इस मुल्क में मुस्लिम लीग के पास उसका भाई भी काबिल कबूल नहीं है, शहबाज शरीफ भी काबिल कबूल नहीं है? क्या शहबाज शरीफ भी काबिल कबूल नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट के तराजू पे आपने लाकट लॉन्चर मारा है, सुप्रीम कोर्ट के तराजू पे आपने डायनामाइट ग्रेनेड फेंका है। तैयार रहो, आप मुझे कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एड्रेस द चेयर प्लीज। आप मुझे कह लो, आप मुझे कह लो, आज इस ऐवान में वो भी लोग आ गए हैं जो 200, मेरे नून के भाइयों, 15 साल के लिए 200 बिलियन डॉलर का 15 साल की करप्शन है। मैं आज एहसन के खिलाफ इसलिए नहीं बोला, शायद अगला प्राइम मिनिस्टर ये हो, क्योंकि इस मुल्क में एक दस्तूर बना दिया गया है, एक दस्तूर बना दिया गया जनाब स्पीकर। दस्तूर क्या है? आपको इज्जत मिलनी थी, सब पार्टियों ने आप पे इत्तफाक किया, हर बंदे ने आपकी
हालांकि यहाँ शीरी नहीं है, उसको 1-2 इतराजात थे। मैंने कहा नहीं, मसला हल हो जाए। हर बंदे ने कहा आपने ये नीचे से चोर मचाए शोर का 203 निकाल लिया। आपको किसने ये अक्ल दी है? और बाबा आप किससे लड़ने जा रहे हैं? और इसी तरफ कई लोग थे जब रातों रात पेट्रियट बन गई थी। हम नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट लड़े थे। मेरी बात सुन लें 10-5 मिनट की। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपके मिजाज के खिलाफ हो और सियासी सोच के मनफी हो। आप जो वोटें लेकर आते हैं, इसमें आपने एक नया ठप्पा लगाया है। आप जो वोटें लेके आते हैं, उसमें आपने एक नया मैसेज दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट परसों इसहाक डार साहब पे 2 शहादतें होती हैं या नहीं होती हैं, क्या वहां आवाज लगेगी कि वजीर खजाना जेल से हाजिर हो? 28 शहादती हैं, 1200, मेरी बात सुनो, 1224 मिलियन पे दस्तखत हैं। मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर इसहाक डार के 1224 मैं तो आपके लिए कर रहा हूं, वरना शायद छोड़। शेख साहब एड्रेस द चेयर। शेख साहब ओके सर, मैं तो आपके लिए कर रहा हूं। मैं सियासत आपके और शीशा दिखाने के लिए कर रहा हूं कि जनाब स्पीकर, मैंने सोचा था कि ये असेंबली का एहतराम है, मैं इस अमेंडमेंट के लिए ना जाऊं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब मैं जा रहा हूं क्योंकि अब ताकत हो गई है। ये लोग मुझ पे उस वक्त भी हंसते थे जब ये मुशर्रफ के साथ थे। इनकी हंसी का जाविया नोट कर लें, इनकी 32 याद रखें आप। जो नई हुकूमत होगी, खुदा की कसम, ये जो मुशर्रफ के साथ थे उसके साथ भी होंगे। मैं अपनी दिल की बात आपको बता रहा हूं। और ये दिन को आपकी मीटिंगों में जाते हैं, शाम को उनसे कहते हैं आपके साथ हैं जी, घबराएं नहीं। और आप किसको चैलेंज करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जनाब स्पीकर इस तरह माथे पे हाथ मारा कि यार एक ही कागज ले आओ, एक पेपर ले आओ, एक ट्रांजैक्शन ले आओ। कोई नहीं थी। 126 दिन गुजर गए, जेआईटी गुजर गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने माथे पे हाथ मारा, कोई नोट, कोई ले आओ, कोई था ही नहीं। ये क्यों लड़ने जा रहे हैं जनाब स्पीकर? असेंबली चल रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा है, आज उसने बजट पे कितनी खूबसूरत तकरीर की है, क्योंकि उस वक्त नहीं मिला। आज मेरे दिल की आवाज मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि बाज लोगों को समझ है कि ये क्या खेल खेलने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जी कभी भी टकराव से अच्छे नतीजे नहीं निकले। वजीर आजम आपका है, हम तो नहीं कर रहे जी। हम तो आपको ये समझा रहे हैं कि नवाज शरीफ, जो मैंने नवीद कमर से अंदर बात की, जो उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री उसने बनाई, मैं आपकी जड़ों में बैठूंगा, घबराओ नहीं अभी जी। आप प्लीज एड्रेस कीजिए। मिनिस्ट्री उसने बनाई, कैबिनेट उसने बनाई। जनाब स्पीकर, आपने बहुत बड़ा मौका हाथ से जाने दिया। इस मुल्क में इलेक्शन होते, अगर इलेक्शन होते तो लोग आपको सलाम पेश करते कि आपने सारी पार्टियों को इस मसवदे पे एक आवाज बनाई। तारीख होती है जनाब स्पीकर। प्लीज मेरी खैर, ऑर्डर इन द हाउस। शेख साहब, मैं आम आदमी हूं। शेख साहब आप इधर, मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी की आवाज हूं, और मैं जो बात आपको समझा रहा हूं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कौमी असेंबली से खिताब कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर कुछ मजीद खबरों और तबसरों के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। धरनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या?